हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन डेप्थ। आज हम लोग देखेंगे रश्मि फेराडे 10th एडिशन का सेंटर ऑफ मास एंड लीनियर मोमेंटम का मॉड्यूल 9.2 का प्रॉब्लम नंबर 15। ओके, जो कि कह रहा है फिगर शोज एन अरेंजमेंट विद एन एयर ट्रैक इन विच कार्ट इज कनेक्टेड बाय ए कॉर्ड टू ए हैंगिंग ब्लॉक। The cart has mass m1 equals to 0.6 kg and its center is initially at xy coordinates minus 0.5, 0. The block has mass m2 0.4 kg and its center is initially at xy coordinates 0, minus 0.1. The mass of the cord and pulley are negligible. The cart is released from rest and both cart and the block move until the cart hits the pulley. The friction between the cart and the air track and between the pulley and its axis and its axle is negligible. क्या कह रहा है ना, ये एक एयर ट्रैक है, ठीक है। यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक मास है, ये है मेरा एयर ट्रैक, ठीक है। ये एक मास है m1, ठीक है। m1 इक्वल टू कितना है 0.4 kg, 0.6 kg, ठीक है। और ये है क्या, ये है कार्ट, ठीक है। यहाँ से एक रोप दिया है, यहाँ एक ब्लॉक है m2, जहाँ पर m2 इक्वल टू 0.4 kg, ठीक है। m2 है 0.4 kg, ये है मेरा पुली, ठीक है। ये है कार्ट जिसका मास है 0.6 kg, ये है ब्लॉक जो कि हैंग करा लटक रहा है, m2 इक्वल टू इसका मास जो है वो है 0.4 kg, ठीक है। अब के क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो रोप है और ये जो पुली है इसका मास निग्लिजिबल है और कोई भी फ्रिक्शन कहीं पे नहीं है, ना ही इस कार्ट और इस ट्रैक के बीच कोई फ्रिक्शन है, ना ही रोप और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इसे क्या साफ हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका जो सेंटर था, ये जो कार्ट का जो सेंटर था, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इनिशियली वो माइनस 0.5, 0 पे था और इसका मास m2 का जो सेंटर था वो इनिशियली कहाँ पर था 0, माइनस 0.10 पे था। ये इनिशियली इसका पोजीशन दिया हुआ है, तो इसके सेंटर पे क्या होगा, इस मास का सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि एक ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो बेसिकली इसका जहाँ पे सेंटर होता है वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। उसी तरह m2 का भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। तो इनिशियली दोनों सेंटर ऑफ मास का जो है, दोनों अलग अलग कार्ट और ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास जो भी है उसका पोजीशन हमें पता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए में पूछ रहा है इन यूनिट वेक्टर नोटेशन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेंटर ऑफ द कार्ट ब्लॉक सिस्टम। कह रहा है कि इसे रेस्ट पर से रिलीज किया गया, इनिशियली होगा कहीं पर ये ब्लॉक, इस रेस्ट से रिलीज किया गया। अब क्योंकि इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है m2g, ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से ये इधर मूव करेगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, वही m2g, यही फोर्स एक्ट कर रहा है, बस इसकी वजह से ये मूव करेगा। अब ये मूव करेगा तो साथ में मूव करेगा, क्या कह रहा है, द कार्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड बोथ कार्ट एंड ब्लॉक मूव अंटिल द कार्ट हिट्स द पुली। दोनों को रेस्ट पर से रिलीज किया गया है, इस ब्लॉक को जैसे छोड़ा गया वो नीचे जाएगा, ये इसके साथ साथ जाएगा यहाँ, और ये तब तक मूव करेगा जब तक ये कार्ट जो है हिट नहीं कर देता पुली को, ठीक है, अंटिल द कार्ट हिट्स द पुली। जब ये कार्ट हिट कर देगा इस पुली को तब वो रुक जाएगा, ठीक है ना। तब हमें बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, ये हमें बताना है। तब देखिए ये दोनों एक सिस्टम कनेक्टेड है रोप से, तो जो भी एक्सेलरेशन होगा इसका वही एक्सेलरेशन होगा इसका, बस डायरेक्शन में अंतर होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा लेकिन एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। क्यों, आप इमेजिन कीजिए, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों रोप से कनेक्टेड है, ये स्पीड नीचे जाए और ये स्लो जाए, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दोनों रोप से कनेक्टेड है, टाइट है, वो हो ही नहीं सकता। तो जो भी एक्सेलरेशन होगा वो दोनों का सेम होगा, हाँ डायरेक्शन अलग अलग होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों का, जो भी होगा वो सेम होगा। एक्सेलरेशन ऑफ 1 यानी कि मास 1 का जो भी एक्सेलरेशन है मैग्नीट्यूड में वो बराबर होगा एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 के, जिसका वैल्यू होगा क्या, जो भी इस पे फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, वही तो लग रहा है m2g, इसका जो मास है टाइम्स g जो है वही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, यहाँ हॉरिजॉन्टली लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो भी एक्सेलरेशन है दोनों का सेम होगा, जो कि मैग्नीट्यूड होगा, जो फोर्स एक्ट कर रहा है क्या कर रहा है m2 टाइम्स g डिवाइड बाई मास ऑफ द सिस्टम। अब चूंकि दोनों ब्लॉक का यानी कि कार्ट और ब्लॉक का सेम एक्सेलरेशन है, यानी कि सिस्टम का मास हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो बस इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। m2 मास क्या है 0.4 है,
इंटू 9.8 डिवाइड बाई m1 क्या 0.6 प्लस 0.4, तो ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में बनेगा 3.92, नीचे में बन जाएगा 1, ये दोनों ऐड होकर के, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब t1 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये हो जाएगा 3.92 आई कैप, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ मास तो क्या हो जाएगा 3.92 अलोंग वाई एक्सिस है, तो जे कैप देंगे, लेकिन अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड है तो माइनस जे कैप देंगे, ठीक है। तो ये माइनस हो गया। अब जो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लगाते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। m1 क्या है भाई 0.6 है, ठीक है, और a1 क्या है भाई 3.92 है, आई क्या है वेक्टर फॉर्म में ही इसको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं वेक्टर दे देता हूँ 0.6 इंटू 3.92 आई क्या, ठीक है, फिर प्लस m2 0.4 है इंटू a2 क्या भाई माइनस 3.92 जे कैप है, माइनस 3.92 जे कैप है, और नीचे में तो वो ऐड होके 1 हो जाएगा, तो उसे छोड़ देते हैं, 1 लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसे सॉल्व करते हैं। टू 2.352 आई कैप है, तो हम इसके 2 ही डिजिट तक लिखते हैं, आई कैप, ये हो जाएगा माइनस ये बन रहा है 1.568, ठीक है। तो इसे भी 2 ही डिजिट तक लिखते हैं, ये देखिए, तो इसे लिख देते हैं 1.57, ये 68 70 के ही ऑलमोस्ट है, तो इसे 1.57 लिख देते हैं जे कैप। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब पार्ट बी में क्या रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब उसका वेलोसिटी क्या होगा सेंटर ऑफ मास एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो देखिए साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब बी में क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या होता है dv बाई dt, dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यहाँ cum लिख लेते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मेरा dv ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टाइम्स dt, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो इधर लिख दिए, तो इधर dt उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर तो बन जाएगा dv वेक्टर dv ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टाइम्स dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो ये होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से v वेलोसिटी तक, इनिशियली तो रेस्ट पे था तो वेलोसिटी इनिशियल क्या था 0 था, फाइनल वेलोसिटी v था मान रहे हैं तो वो v दे दिए, और ये एक्सेलरेशन इसकी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन जो भी होगा वो t के अलॉन्ग होगा, तो टाइम का 0 टाइम से हम t टाइम तक उसे कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ लिमिट दे देंगे 0 से t, ठीक है, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये तो बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, a से m बाहर आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा dt का इंटीग्रेशन t बन जाएगा t माइनस 0, ये सब आप बेसिकली सॉल्व करने जानते ही होंगे। तो ये हो गया मेरा इसका वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टाइम्स t, ये आया सॉल्व होकर के, ठीक है। अब पार्ट सी में क्या कह रहा है, स्केच द पाथ टेकन बाय द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ने जो पाथ लिया है उसे बताइए कि वो कैसा, उसे स्केच करिए, ठीक है। इसके स्टेट है कर्व है क्या है उसे बताइए, तो मैं इसे मिटाता हूँ। अब आप एक चीज देखिए, ये इसका सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो जो भी होगा
इन दोनों सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो इसके बीच में ही कहीं होगा, इस स्ट्रेट पाथ के बीच में ही कहीं पर होगा, ये तो बात तय है। अब एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसका किस डायरेक्शन में हो रहा है, अलोंग स्ट्रेट पाथ हो रहा है या कर्व पाथ हो रहा है, वो हम देखते हैं सी में। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये आप मानिए ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई है, ये निगेटिव एक्स है, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ मास का कुछ एक्सेलरेशन इसका वैल्यू है ये, यानी कि ये अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है और अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है। बात को समझिए, ये है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या है भाई 2.35 आई कैप, और नेगेटिव डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन अलोंग नेगेटिव जे वो है ये -1.57 जे कैप। तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों का जो वेक्टर एडिशन है वो ये होगा, टेल को हेड से मिला देंगे तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो रहा है जो कि है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये है, ठीक है। ये दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिए ये एक ही डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में ना ही आई कैप अपना साइन बदल रहा है, ना ही जे कैप अपना साइन बदल रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर सेंटर ऑफ मास कुछ यूं 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 ऐसे मूव कर रहा होता, कोई कर्वी पाथ होता, तो अगर यहाँ तक इस पार्ट तक देखें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी वो मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव आई कैप ठीक है ना। लेकिन निगेटिव जे कैप में कर रहा है तो ये तो वैलिड नहीं होगा भाई, इसे मिटा देते हैं, है ना। या रुकिए यहाँ से मोशन को देखते हैं तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो आई कैप, फिर नेगेटिव जा रहा तो जे कैप, लेकिन फिर ये पॉजिटिव जा रहा है लेकिन फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव जे हो जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई कर्वी पाथ होगा तो आई कैप जे कैप अपना साइन लगातार बदलते रहेगा, ऐसा नहीं है भाई, कोई कर्वी पाथ नहीं। अच्छे से मिटाते हैं, सर्कुलर देखते हैं, कोई ऐसे सर्किल बना हुआ है कि सेंटर ऑफ मास भाई मान लो ऐसे मूव कर रहा है, तो फिर से जब बढ़ रहा है तो पॉजिटिव आई पॉजिटिव जे, और फिर घट रहा है तो पॉजिटिव आई निगेटिव जे, है ना। तो यानी कि आई और जे लगातार अपना साइन चेंज करेगा, या तो कभी आई चेंज कर सकता है साइन तो जे नहीं, जे करेगा तो आई, यानी कि दोनों अपने साइन चेंज करेंगे, फिक्स नहीं रहेगा कि ये पॉजिटिव आई रहेगा और ये निगेटिव जे रहेगा। कोई भी कभी बात ले लीजिए आप, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, यहाँ तो पॉजिटिव आई जा रहा है निगेटिव जे, फिर पॉजिटिव आई पॉजिटिव जे, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर जो उसका पाथ है वो स्ट्रेट होगा, ऐसे स्ट्रेट होगा तो ही पॉसिबल है ना, स्ट्रेट में ही पॉसिबल है। तो इसमें ना ही आई कैप अपना साइन बदलेगा पॉजिटिव आई और जे भी निगेटिव रहेगा, है ना। तो ये इस तरह से मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ होगा इसका। तो इसका पाथ क्या होगा भाई, स्ट्रेट होगा। पाथ क्या होगा, स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ होगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब डी में क्या कह रहा है, इफ द पाथ इज कर्व्ड डिटरमाइन वेदर इट बल्क्स अपवर्ड टू द राइट और डाउनवर्ड टू द लेफ्ट। नहीं, कर्व तो है नहीं तो इसे करेंगे नेग्लेक्ट। अब क्या, एंड इफ इट इज स्ट्रेट फाइंड द एंगल बिटवीन इट एंड द एक्स एक्सिस। और अगर ये स्ट्रेट है तो इसके पाथ का एंगल बताइए कितना वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो डी को देखते हैं भाई, इसे ऊपर ऊपर करते हैं डी, ठीक है। अब इसे फिर से समझिए, ये था मेरा, ये था 2.35 आई कैप, ये था मेरा -1.57 जे कैप, ये था मेरा रिजल्टेंट जो कि था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये एंगल मान लेते हैं बना रहा है थीटा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में ना वो मूव करेगा, तो वही उसका पाथ होगा, वही उसका स्ट्रेट पाथ होगा। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो पता कर ले तो मुझे इसका पाथ कितना एंगल बना रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखिए तो अगर मैं tan थीटा लूँ तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर p डिवाइड बाई बेस यानी कि b। इसमें थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है जिसका वैल्यू है कितना -1.57 अपॉन, और बेस लें तो बेस का वैल्यू क्या है 2.35, ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स -1.57 डिवाइड बाई 2.35, जो कि वैल्यू आएगा फाइनल इसका वैल्यू हो जाएगा हाँ
इसका वैल्यू हो जाएगा -31.82 समथिंग डिग्री, यानी कि इसको अप्रॉक्स मान सकते हैं हम -32 डिग्री, -32 डिग्री निगेटिव में, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एंगल बनाएगा, यानी कि बिल्कुल सही कुछ डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल स्टडी इन डेप्थ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।